प्रशांत नगर राज्य के एक छोटे से गांव मानपुर में एक बदनसीब युवक जितेंद्र रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ ना पिता, ना कोई भाई बहन। जब वह सिर्फ 7 साल का था तभी उसके माता पिता की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। लेकिन समय ने उसे रोने या कमजोर पड़ने की मोहलत नहीं दी। समय के साथ जैसे जैसे जितेंद्र बड़ा हुआ, उसने जिंदगी के असली रंग देखे। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पुराने कपड़े और एक ऐसा भविष्य जो धुंधला और अनिश्चित था। जितेंद्र के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और ना ही कोई ऐसा सहारा जो उसे 2 वक्त की रोटी दे सके। वे गांव के खेतों में मजदूरी करता, दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना पेट भरता। कभी खाना मिलता और कभी भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन कभी अपने नसीब को कोसा नहीं। गांव के लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। कुछ उसकी मेहनत की तारीफ करते तो कुछ उसे अभागा कहकर बुलाते। लेकिन जितेंद्र इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन उसका भी अच्छा समय आएगा, उसकी तकदीर का बंद दरवाजा भी खुलेगा। वह जानता था कि जिंदगी आसान नहीं होती, पर उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। जब कभी वह खेतों में काम करने जाता और सूरज की तपती किरणें उसकी पीठ पर पड़ती, तो वह सोचता, अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूं तो कल मेरा भी समय आएगा। नसीब चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले, मैं उसे हरा कर रहूंगा। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती। एक दिन की बात है, जब सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और गर्मी की तपिश धरती तवे की तरह जल रही थी। जितेंद्र हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था। वह जमींदार जयराम के खेतों में मजदूरी कर रहा था। कभी मिट्टी खोदता, कभी पानी देता, तो कभी फावड़े से घास उखाड़ देता। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसकी मेहनत की चमक उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जमींदार जयराम पास ही के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और दुख की लकीरें उभर आई थी। कुछ देर तक वह गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। जितेंद्र ने जब जयराम की सिसकियों की आवाज सुनी तो वह तुरंत अपना काम छोड़कर दौड़ा चला आया। मालिक, मालिक, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जितेंद्र ने सहानुभूति भरी आवाज में पूछा। जयराम की आंखों में एक साथ गुस्सा और हताशा दोनों झलक पड़े। उसने तिरस्कार भरी नजरों से जितेंद्र को देखा और झुंझला कर कहा, अरे जितेंद्र, तू मेरी क्या मदद करेगा? जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता तो किसी और का भला क्या करेगा? अगर तू किसी की मदद करने के लायक होता तो आज मेरी जमीन पर मजदूरी करने के बजाय कहीं मालिक बना बैठा होता। जयराम की ये बात सुनकर भी जितेंद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब नसीब का खेल है। नसीब एक तराजू की तरह होता है।
जिसके पल्ले में मेहनत का वजन ज्यादा होगा वह धीरे धीरे उसी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। आज नहीं तो कल ये तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरी भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। जितेंद्र की बातें सुनकर जमींदार जयराम एक पल के लिए चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब मजदूर इतना गहरा जीवन दर्शन रख सकता है। उसके शब्दों में जो सच्चाई और आत्मविश्वास था वह किसी अमीर सेठ के ऐशो आराम से कहीं अधिक कीमती लग रहा था। जमींदार जयराम ने जितेंद्र की ओर देखा और भावुक होकर बोला, वाह जितेंद्र, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबतों में घिर कर भी तूने कभी हार नहीं मानी। अगर कोई और तेरी जगह होता तो अब तक अपनी तकदीर को कोस चुका होता, लेकिन तू तो किसी पहाड़ की तरह अडिग खड़ा है। ये इतनी हिम्मत तुझे कहाँ से मिली? जितेंद्र मुस्कुराया। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, सेठ जी, ये सब मेरे पिताजी की दी हुई सीख का नतीजा है। जब मैं छोटा था और किसी चीज के लिए जिद करता, तब मेरे पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे, देख बेटा, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमारी ये जिंदगी भी किसी मौसम की तरह होती है। कभी जलती धूप, कभी ठिठुरती ठंड, तो कभी मूसलाधार बारिश। पर तुम्हें एक वृक्ष की तरह डट कर खड़ा रहना होगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी जड़ें होंगी जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। समय बदलेगा, मौसम बदलेगा और एक दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा, लेकिन तुम कभी हिम्मत मत हारना। बस सेठ जी, मैंने अपने पिता की इसी सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। मैंने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। हर दुख का भी एक समय होता है, वह भी एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। जयराम ने जितेंद्र की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, वाह जितेंद्र वाह, काश मैं भी तेरे पिताजी से मिल पाता। सच में उनकी सोच अद्वितीय थी। उन्होंने तुझे एक अनमोल खजाना देकर दुनिया से विदा ली है, संघर्ष करने की शक्ति और धैर्य। जितेंद्र हल्का सा हंसा और बोला, सेठ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, उन्हें छोड़िए और पहले ये बताइए कि आप क्यों रो रहे थे। जयराम अचानक वर्तमान में लौट आया। उसका चेहरा फिर से उदासी में डूब गया। जितेंद्र की नजरों में सवाल था और जयराम के दिल में छिपे हुए दर्द की एक नई कहानी। जयराम ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, अरे जितेंद्र, अब तुझे क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। जितेंद्र चौंकता हुआ चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ सेठ जी, साफ साफ बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जयराम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, जितेंद्र, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से एक जमीन खरीदी थी। इसका कोई फायदा नहीं है जितेंद्र। वे हमारे गांव के विधायक मेरे चाचा के लड़के का अच्छा मित्र है। अगर वे उनके साथ है तो कानूनी तौर पर भी मैं अपनी जमीन साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। जितेंद्र समझ गया कि मामला आसान नहीं है। उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा,
सेठ जी, आपकी बात सही है। अब अगर आप अदालत के चक्कर में पड़े तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएंगे, लेकिन केस चलता ही रहेगा। जयराम परेशान होकर बोला, अब तू ही बता जितेंद्र, मैं क्या करूं? यह जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी भी हाल में वापस लेकर रहूंगा। जितेंद्र ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह आत्मविश्वास से बोला, अगर ऐसा है सेठ जी, तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपके चचेरे भाई खुद वे जमीन आपके नाम करवा देंगे। जयराम उत्सुकता से जितेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या कह रहे हो जितेंद्र? जल्दी बताओ, क्या तरकीब है? जितेंद्र मुस्कुराया और धीरे धीरे पूरी योजना जयराम को समझाने लगा। उसकी हर बात सुनकर जयराम की आंखें चमकने लगी। जब जितेंद्र ने अपनी योजना पूरी कर ली तो जयराम अवाक रह गया। वह खुशी से बोला, क्या बात है जितेंद्र, तू तो बहुत समझदार निकला। अगर तेरी ये तरकीब काम कर गई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि जिस जमीन पर तू मजदूरी कर रहा है वह मैं तेरे नाम कर दूंगा। जितेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, अरे सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे अन्नदाता हैं। आपके लिए इतना करना मेरा फर्ज है। जयराम भावुक हो गया और बोला, नहीं जितेंद्र, अगर तेरा भला करने का मौका मुझे मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं कल से ही इस योजना पर काम शुरू कर दूंगा। जयराम संतुष्ट होकर मुस्कुराया। जितेंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से खेत के काम में जुट गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी योजना सिर्फ जयराम की नहीं, बल्कि उसकी अपनी तकदीर भी बदल सकती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जितेंद्र अपनी योजना पर अमल करने निकल पड़ा। उसने साधारण मजदूरों जैसे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर थकान का भाव लाया और जयराम के चचेरे भाइयों के घर की ओर चल दिया। वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसने दरवाजे पर खड़े एक आदमी से पूछा, नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? अंदर बैठे जयराम के चचेरे भाई लल्लन और बब्बन ने जितेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। लल्लन ने बोह चढ़ाकर पूछा, तू कौन है और तुझे ये किसने बताया कि हमें मजदूर चाहिए? जितेंद्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, अरे सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पेट पालने के लिए हर दिन किसी ना किसी के खेत में काम करता हूँ। कभी फसल काटने जाता हूँ तो कभी मिट्टी खोदने जाता हूँ। सुना था कि आप लोग गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं और आपके पास बहुत सी जमीनें हैं, तो सोचा कि यहाँ काम आसानी से मिल जाएगा। बब्बन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हमारे पास पहले से ही बहुत मजदूर है। हमें किसी नए आदमी की जरूरत नहीं। जितेंद्र ने आंखें संकरी करते हुए धीमी आवाज में कहा, तो इसका मतलब जयराम सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। लल्लन और बब्बन चौंक पड़े। लल्लन ने तुरंत पूछा, क्या कहा जयराम ने हमारे बारे में? कुछ कहा था। जितेंद्र ने झट से खुद को संभाला और सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, कोई खास बात नहीं थी। छोड़िए, मैं चलता हूँ। जब यहाँ काम ही नहीं है तो बेकार रुकने का क्या फायदा। इतना कहकर जितेंद्र मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन इस एक वाक्य ने लल्लन और बब्बन के मन में हलचल पैदा कर दी थी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो समझ नहीं पा रही हो कि आखिर जयराम ने उनके बारे में क्या कहा होगा। जितेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसकी चाल काम कर रही थी। अब उसे सिर्फ सही मौके का इंतजार था। तभी
पास खड़े बब्बन ने ललन के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया। इससे पता लगाओ कि जयराम ने हमारे बारे में क्या कहा। लल्लन ने तुरंत जितेंद्र को आवाज लगाई और कहा, रुको भाई रुको, इधर आओ, एक काम है तुम्हारे लिए। जितेंद्र के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए भोलेपन से कहा, धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। लल्लन ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, काम तो हम बता दें, लेकिन पहले ये बताओ कि जयराम हमारे बारे में क्या बोल रहा था। जितेंद्र ने चेहरे पर हल्की चिंता लाते हुए गहरी सांस ली, फिर सिर हिलाकर कहा, सेठ जी क्या बताऊं, मैं पहले जयराम सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। दिन रात मेहनत करवाते हैं, मगर मजदूरी देते वक्त ऐसे नखरे करते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। कल जब मैंने उनसे अपने मेहनताना की बात की तो हमारी बहस हो गई। बब्बन और लल्लन उत्सुकता से थोड़ा आगे और झुक गए। बब्बन ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ, क्या कहा उसने। जितेंद्र ने जानबूझकर कुछ देर रुककर उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। फिर बोला, हुआ यूं कि जब मेरी जयराम सेठ से बहस हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई मुझे नहीं देगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और ताव में मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार लल्लन सेठ और बब्बन सेठ है और उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। जितेंद्र की बात सुनते ही लल्लन और बब्बन दोनों गर्व से मुस्कुराने लगे। लल्लन ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा था तूने। आखिर हम ही तो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही मजदूरी मिले। जितेंद्र ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह क्या बात कही है सेठ जी, मुझे तो लगता है कि जयराम सेठ कभी आपके जैसा सोच ही नहीं सकते। बब्बन ने गर्व से सिर हिलाया और लल्लन की ओर देखते हुए बोला, हमेशा से कहते आए हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और अब ये मजदूर भी हमारी इज्जत कर रहे हैं, तो समझ लो कि पूरे गांव में हमारी धाक जमी हुई है। लल्लन ने जितेंद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, अब जब तू हमारी इतनी तारीफ कर ही चुका है तो तुझे काम भी देंगे। चल हम तुझे आज ही काम पर रखते हैं। जितेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया सेठ जी, बताइए क्या काम करना होगा। गर्मियों की सुनहरी सुबह थी। सूरज अपनी किरणों से खेतों को चमका रहा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। लल्लन और बब्बन अपने खेतों के पास खड़े होकर काम में जुटे मजदूरों को देख रहे थे। तभी उनकी नजर जितेंद्र पर पड़ी, जो अपने काम में पूरी तरह से लीन था। जितेंद्र पिछले कुछ दिनों से उनके खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने सभी को हैरान कर दिया था। जहां बाकी मजदूर समय पूरा होते ही काम छोड़कर चले जाते थे, जितेंद्र सूरज उगने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक काम में लगा रहता। न उसे धूप की परवाह थी न थकान की। वे बिना रुके काम करता जाता, जैसे खेत उसके अपने हों और हर फसल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम हो। लल्लन ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, अरे बब्बन भैया, ये जितेंद्र तो गजब का मेहनती निकला, अकेला ही 4 लोगों के बराबर काम कर रहा है। बब्बन ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई।
बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मेहनती तो है ही, साथ में ईमानदार भी है। लल्लन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो उस दिन इसे अपने खेतों में काम करने के लिए रोक लिया। नहीं तो ऐसा आदमी मिलना तो भूरे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता है। बब्बन भी मुस्कुराया और बोला, हाँ भैया, हमारे यहाँ इतने मजदूर आते हैं, लेकिन कोई भी इतनी लगन से काम नहीं करता जितना ये करता है। जितेंद्र जैसा मेहनती इंसान हमने आज तक नहीं देखा। जितेंद्र जैसा मेहनती इंसान अगर हमारे साथ रहा तो हमारे खेतों की हालत भी बदल जाएगी। जितेंद्र अपनी ही धुन में काम करता रहा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। ललन और बबन उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी क्षितिज पर उग रहा था। हल्की गुलाबी किरणें खेतों पर पड़कर उन्हें सुनहरी चमक दे रही थी। पक्षियों की चहचहाट वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। गांव के लोग रविवार की सुबह थोड़ा लेट उठते थे, लेकिन लल्लन और बब्बन को खेतों की फिक्र हमेशा बनी रहती थी। वे रोज की तरह अपने खेतों का मुआयना करने निकले। जैसे ही वे अपने खेत में पहुंचे, उनकी नजर दूर एक कोने में झुके हुए जितेंद्र पर पड़ी। वह सिर झुकाए पूरी तल्लीनता से खेत में काम कर रहा था। हाथ में दराती थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लल्लन ने हैरानी से बबन की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे जितेंद्र भाई, रविवार के दिन भी काम कर रहे हो? आज तो आराम कर लिया होता। जितेंद्र ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आराम? वह क्या होता है सेठ जी? घर पर अकेला रहता हूँ और अकेला आदमी घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। या खेत में आकर काम करता हूँ तो इससे समय भी कटता है और दिल भी लगा रहता है। बब्बन ने जितेंद्र की बात सुनकर सिर हिलाया और प्रशंसा भरे स्वर में बोला, सच में जितेंद्र, तुम तो गजब के मेहनती आदमी हो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज के दिन तो कम से कम खुद को थोड़ा आराम देना चाहिए। एक काम करो, जाओ वहाँ उस बड़े पीपल के नीचे बैठ जाओ और थोड़ा सुस्ता लो। जितेंद्र मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे काम करना पसंद है, इससे मुझे खुशी मिलती है। आप लोग जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। ललन और बबन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष झलक रहा था। ऐसे ईमानदार और मेहनती आदमी को पाकर वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। लल्लन ने जितेंद्र के कंधे पर हल्की थपकी दी और कहा, ठीक है जितेंद्र, फिर हम चलते हैं। जब मन करे अपने घर चले जाना। जितेंद्र ने सिर हिलाया और फिर से अपने काम में जुट गया। ललन और बबन उसे देख मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। जाते जाते दोनों भाइयों के मन में एक ही बात थी, अगर हर मजदूर जितेंद्र जैसा हो जाए तो खेतों की फसल सोना उगलने लगे। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गांव में हलचल मच गई। ललन और बब्बन रोज की तरह अपने खेत पर पहुंचे ही थे कि वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। खेत में पुलिस खड़ी थी और कुछ मजदूर दूर से तमाशा देख रहे थे। पुलिस की गाड़ियां वर्दी पहने सिपाही और उनके चेहरे पर गंभीर था। ये सब किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे।
ललन ने घबराकर बबन की ओर देखा और फिर तेजी से पुलिस की ओर बढ़ा। थानेदार साहब, यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? थानेदार ने एक तीखी नजर ललन और बबन पर डाली, फिर ठंडी आवाज में बोला, अच्छा, ये खेत तुम्हारा है, तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आए हैं। बबन हड़बड़ाया, अंदर? लेकिन क्यों? हमने तो पहले ही बड़े थानेदार साहब को अपनी जमीन के असली कागजात दिखा दिए थे। थानेदार ने व्यंग से हंसते हुए कहा, असली कागजात? अच्छा, जरा पीछे मुड़कर देखो तो फिर बताना कि ये क्या है। ललन और बबन ने कांपते हुए पलटकर खेत की ओर देखा। वहां कुछ सिपाही जमीन के एक हिस्से को घेरे खड़े थे। मिट्टी खोदी जा चुकी थी और बीच में कुछ ऐसा था जिसे देखकर दोनों भाइयों की रूह कांप गई। वहां एक कंकाल पड़ा था, सूखी हड्डियां, बिखरी खोपड़ी और मिट्टी में दबे जीवन के अवशेष, मानो अतीत से कोई खौफनाक सच्चाई बाहर निकल आई। लल्लन की आवाज लड़खड़ा गई, ये क्या है? ये हमारी जमीन में कैसे आया? थानेदार की आंखों में संदेह की चमक थी। उसने हाथ बांधते हुए कहा, बहाने मत बनाओ, पहले किसी को मारते हो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ देते हो, और अब कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बब्बन ने घबराकर सफाई दी, नहीं थानेदार साहब, हमें सच में कुछ नहीं पता। हमने किसी को नहीं मारा, हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। थानेदार ने एक ठंडी मुस्कान दी और गंभीर स्वर में बोला, अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर फांसी से बच भी गए तो उम्र कैद तो पक्की है। ललन और बबन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थानेदार की बात सुनकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फांसी और उम्र कैद, ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके दिमाग पर वार कर रहे थे। ललन घबरा कर बोला, थानेदार साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमने किसी को नहीं मारा, हमें फंसाया जा रहा है। थानेदार ने क्रूर हंसते हुए कहा, वाह, जैसे ही कंकाल मिला तुम दोनों को इस जमीन से मोहब्बत खत्म हो गई। अब तो यही कहोगे कि ये जमीन भी तुम्हारी नहीं। ललन और बबन के दिमाग में हलचल मची हुई थी। वे किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलने की तरकीब सोचने लगे कि तभी अचानक दूर से जितेंद्र आता हुआ दिखाई दिया। जितेंद्र खेत के पास पहुंचते ही चौंक उठा। वहां पुलिस खुदी हुई जमीन और उसके मालिकों के चेहरे पर पसरा डर देखकर वह हड़बड़ा गया। और सेठ जी, पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ? बबन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जितेंद्र, पता नहीं ये कंकाल हमारे खेत में कहां से आया। अब पुलिस हमें इस मसले के इल्जाम में फंसा रही है। जितेंद्र के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभरा। उसने कंकाल की ओर देखा और घबराकर बोल उठा, क्या कंकाल? ये कहां से आया मालिक? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए आप दोनों। ललन ने घबराकर जितेंद्र का हाथ पकड़ा। जितेंद्र, तू ही कुछ बता, कोई तरकीब निकाल जिससे हम बच सके। अगर हम जेल चले गए तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तीनों धीरे धीरे एक कोने में जाकर खुसर फुसर करने लगे। उनका फुसफुसाना थानेदार को शक हुआ। उसने बूह चढ़ाकर कहा, अब कोई तरकीब मत सोचो, इस खेल में एक तो पक्का जेल जाएगा। फैसला कर लो कौन अंदर जाएगा। ललन और बब्बन का दिल बैठ गया। थानेदार के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक ही इरादा दिख रहा था, उन्हें जेल ले जाने का। बब्बन ने हिम्मत जुटाकर कहा, थानेदार साहब,
हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम आपस में तय कर लेते हैं कि कौन जेल जाए। थानेदार ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला करो, ज्यादा देर की तो दोनों को ले जाऊंगा। अब दोनों भाइयों के पास वक्त बहुत कम था। अगर वे जल्दी ही कोई हल नहीं निकालते तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब सकती थी। थानेदार की सख्त निगाहें अब भी ललन और बब्बन पर टिकी थी, लेकिन वे तीनों धीरे धीरे उससे कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ खेतों में बह रही हल्की हवा सरसराहट कर रही थी। जितेंद्र ने धीरे से कहा, देखो मालिक, अगर दोनों भाई फंस गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा एक भाई जेल चला जाए ताकि दूसरा भाई घर और खेत संभाल सके। बब्बन घबरा गया। जितेंद्र भाई, हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे हम दोनों बच जाएं। जितेंद्र ने गहरी सोच में सिर हिलाया और फिर कंकाल की ओर देखते हुए कहा, मालिक, इस कंकाल को देखकर तो लगता है कि ये महीनों पहले की लाश है। यह तो तय है, इसे बहुत पहले जमीन में गाड़ा गया था। क्या? ललन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जितेंद्र की आंखों में देखा और अचानक जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। डर और घबराहट में वह फुसफुसाया, जितेंद्र भाई, अब तो छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता ही देता हूँ। बब्बन हक्का बक्का रह गया। ललन, ये क्या कह रही हो तू? लेकिन ललन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका डर अब उसके होश पर हावी हो गया था। उसने तेज आवाज में कहा, जितेंद्र भाई, सच तो ये है कि ये जमीन हमारी नहीं है। हमने इसे सिर्फ महीने भर पहले ही हड़पा है, अपने चचेरे भाई जयराम से। जितेंद्र की आंखें चौड़ी हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। लल्लन ने हड़बड़ाते हुए कहा, जयराम हमारे चाचा का बेटा है, ये जमीन उसी की थी, लेकिन हम दोनों ने चालाकी से उससे ये जमीन हड़प ली। लल्लन ने गहरी सांस ली और जितेंद्र की आंखों में देखा, जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। अब क्या करें जितेंद्र, हमें बचा लो। जितेंद्र ने गहरी सोच में सिर झुका लिया। कुछ पलों तक वह बिना कुछ कहे खड़ा रहा। फिर अचानक उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बब्बन की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ जितेंद्र, क्या करना होगा? ललन और बब्बन का अपना दिमाग तो सुन्न हो चुका था। चारों तरफ पुलिस का पहरा, खेत में दबा कंकाल और थानेदार का सवाल कि कौन जाएगा जेल। जितेंद्र ने धीरे से पूछा, मालिक, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आपकी जान? ललन और बब्बन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ बोले, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है जितेंद्र, हमें जमीन से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। जितेंद्र मुस्कुराया और बोला, बस फिर मेरी तरकीब पर अमल कीजिए। सबसे पहले जाइए और थानेदार से कहिए ये जमीन जयराम सेठ की है। उसे बताइए कि हमने ये जमीन सिर्फ काम करने के लिए उनसे ली थी और इसका असली मालिक वही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बब्बन ने चौंक कर कहा, लेकिन जितेंद्र, अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारी जमीन तो हमसे छिन जाएगी। जितेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, मालिक,
आप अब तक मेरी तरकीब समझे नहीं। ज़रा सोचिए, अगर पुलिस को लगेगा कि ज़मीन जयराम की है तो वे उसे पकड़ेंगे, आप लोगों को नहीं। और जैसे ही जयराम जेल जाएगा ये ज़मीन फिर से आपकी हो जाएगी, यानी आपकी जान भी बच जाएगी और ज़मीन भी हाथ से नहीं जाएगी। जितेंद्र की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखें चमक उठी। लल्लन खुशी से बोला, वाह जितेंद्र वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो। अब तक तो हम सिर्फ तुम्हारी मेहनत से खुश थे, लेकिन आज तुम्हारी अक्ल भी हमारे काम आ रही है और हमारी जान बचा रहे हो। बबन ने भी उत्साह से कहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसा निकला जाए, पर तुमने चुटकियों में इतना सरल हल निकाल लिया। तुम तो दिमाग के भी बहुत तेज निकले। जितेंद्र की चालाकी से खुश होकर ललन और बबन आत्मविश्वास से भरे गए। उन्हें लगने लगा कि वे अब इस मुसीबत से बच निकलेंगे। तीनों तेजी से थानेदार के पास पहुंचे। ललन ने गहरी सांस ली और झिझकते हुए बोला, थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए अपने चचेरे भाई जयराम से ये जमीन ली थी। थानेदार ने संदेह से दोनों भाइयों की ओर देखा और व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, वाह, जब मुसीबत नहीं आई थी तब तक ये जमीन तुम्हारी थी, और जब ये जमीन से कंकाल निकला तो अचानक तुम्हें याद आ गया कि ये जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की है। बबन ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, नहीं साहब, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जितेंद्र से पूछ लीजिए। ये हमारे पास अभी काम कर रहा है, लेकिन इसके पहले ये जयराम के खेतों में काम करता था। थानेदार ने जितेंद्र की ओर घूर कर देखा और पूछा, बोलो जितेंद्र, ये जमीन किसकी है? जितेंद्र ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और पूरी ईमानदारी से कहा, थानेदार साहब, ये जमीन जयराम सेठ की है। ललन सेठ और बबन सेठ ने तो बस कुछ ही समय पहले यहाँ का काम करना शुरू किया था। जितेंद्र की बात सुनते ही थानेदार कुछ सोच में पड़ गया। उसने गहरी निगाहों से ललन और बबन को देखा और फिर आदेश दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो जयराम को बुलाओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। जितेंद्र ने सिर हिलाया और तेजी से जयराम को बुलाने निकल पड़ा। कुछ ही देर में जितेंद्र वापस आया, लेकिन उसके साथ अकेले जयराम नहीं था, बल्कि उसके साथ पूरे जिले के एसपी साहब भी थे। ललन और बबन की हालत खराब हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतनी जल्दी बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। एसीपी साहब अपनी गाड़ी से उतरे और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। थानेदार को देखते हुए एसपी साहब ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? थानेदार ने झुककर एसपी साहब को सलाम किया और बोले, बस पास से गुजर रहा था तो ये भीड़ देखी तो यहाँ चला आया। बोलो क्या हो रहा है? थानेदार ने जल्दी से सारा मामला समझाया। सर जी, इन दोनों भाइयों के खेत से ये कंकाल निकला है। पहले ये लोग कह रहे थे कि ये ज़मीन इनकी है, लेकिन जब मुसीबत आई तो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जयराम सेठ की है। एसपी साहब ने तीखी निगाहों से ललन और बबन को देखा। उनकी गहरी निगाहें ललन और बबन के चेहरे पर जमी थी। उनके भीतर उठते डर और बेचैनी को एसपी साहब साफ देख रहे थे। थानेदार ने पूरे मामले की जानकारी एसपी साहब को दे दी। खेत से निकले कंकाल की बात पर जमीन पर चल रहे विवाद की बात, और अब ये नया दावा कि जमीन जयराम की है। ललन को एहसास हो चुका था कि मामला हाथ से निकल रहा है।
वह जल्दी से आगे बढ़ा और एसपी साहब से गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं सर जी, ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम बस कुछ समय से यहाँ काम करवा रहे थे। एसपी ने संदेह भरी निगाहों से देखा। पहले तुम कहते हो कि ये ज़मीन तुम्हारी है, फिर कहते हो कि जयराम की है, आखिर सच क्या है? बब्बन ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। सर, अगर यकीन ना हो तो हमारे मजदूर जितेंद्र से पूछ लीजिए, वह पहले भी जयराम के पास काम करता था। एसपी ने जितेंद्र की ओर देखा, जिसने पहले से ही अपनी भूमिका तय कर रखी थी। वे तुरंत सिर झुकाकर बोला, हाँ साहब, ये जमीन जयराम सेठ जी की है। ललन सेठ और बबन सेठ ने बस कुछ दिनों के पहले यह काम कराना शुरू किया था। लेकिन एसपी इतनी जल्दी किसी की बात पर यकीन करने वाला नहीं था। उन्होंने बोह चढ़ाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? मेरे यहाँ का तो थानेदार कह रहा था कि इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन जयराम की है। ललन और बबन अब पूरी तरीके से डर चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर सच छुपाने की कोशिश की तो वे बुरी तरह फंस सकते हैं। ललन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आपको शक है तो हम जमीन पर से अपना दावा भी वापस लेने को तैयार हैं। बबन ने भी सिर हिलाया, हाँ साहब, हमें अब ये जमीन नहीं चाहिए, बस हमें इस मुसीबत से निकाल लीजिए। एसपी ने दोनों की बातें सुनी और फिर थानेदार की ओर देखा। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, थानेदार तुम जाओ, आगे का मामला मैं देख लूंगा। थानेदार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आदेश मानते हुए सिर झुका लिया और वहां से चला गया। अब मैदान में सिर्फ एसपी, ललन, बबन, जयराम और जितेंद्र बचे थे। एसपी साहब की गहरी नजरों के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका था। उन्होंने ठंडे स्वर में जयराम की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ जयराम, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसे मारकर यहाँ दफना दिया? जयराम मुस्कुराया। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास छलक रहा था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और बोल पड़ा, अरे साहब, ये कंकाल असली नहीं बल्कि नकली है। ये तो सिर्फ एक जाल था जिससे इन दोनों भाइयों की सच्चाई सामने आ सका। क्या? नकली? ये सुनते ही ललन और बबन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। जयराम ने आगे कहा, साहब, इन दोनों ने मुझसे छल किया और मेरी जमीन हड़पने की साजिश रखी, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तब मैंने अपने पुराने मजदूर जितेंद्र से मदद मांगी। हमने ये योजना बनाई कैसे इन दोनों को उनकी ही चाल में फंसाया जाए। ललन और बबन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब जितेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हाँ एसपी साहब, मैंने इन दोनों की हर बात को रिकॉर्ड कर लिया है। ये सब सुनकर एसपी की आंखों में कठोरता आ गई। उन्होंने तीखी नजरों से दोनों भाइयों को घूरा। तो तुम दोनों यही सोच रहे थे कि अपनी चालाकी से बच जाओगे, लेकिन यह तो भूल ही गए कि अपराधी कितना भी चालाक हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। ललन और बबन अब पूरी तरीके से टूट चुके थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए एसपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद हम कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। बबन ने भी कांपते हुए कहा, और हम अपनी जमीन का दावा भी छोड़ देंगे।
ये जमीन जयराम भाई की थी और उन्हीं की रहेगी। एसपी ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कठोर स्वर में बोले, माफी से अपराध कम नहीं हो जाता। जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और रही बात जमीन की, तो वे जयराम की थी और उन्हीं की रहेगी। एसपी के सामने ललन और बबन को इतना गिड़गिड़ाते देख जयराम का दिल पिघलने लगा। वे जानता था लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था, लेकिन अंदर से वे इतने बुरे नहीं थे। उसने एसपी से कहकर अपना केस वापस लिया, फिर एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन ये मत समझना तुम्हारी गलती छोटी थी। आज अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो ये मत भूलना कि तुमने जो किया वे गलत था। आगे से कभी किसी की जमीन हड़पने या छल कपट करने की कोशिश मत करना। ललन और बबन ने हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद भाई, आज से हम अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। जयराम मुस्कुराया और बोला, याद रखना, दौलत हाथ का महल है, लेकिन अब लोग सबसे बड़ा धन हो समझते हैं। जमीन तो आती जाती रहती है, लेकिन अपनों का साथ ही असली पूंजी होती है। ये सुनकर एसपी ने भी सिर हिलाया और ठग भाइयों को एक कड़ी नजर से देखते हुए कहा, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो कोई माफ करने नहीं आएगा। इसके बाद एसपी अपने पुलिस कर्मियों के साथ वहां से चला गया। सब कुछ ठीक होने के बाद जयराम ने जितेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। जितेंद्र, आज जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हुआ। तुमने मेरी जमीन बचाई, मेरी सच्चाई को साबित करने में मदद की और इन ठगों को भी सबक सिखाया। जितेंद्र, जैसा कि मैंने वादा किया था, उस दिन की जिस जमीन पर तुम काम कर रहे हो वे जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो आज से वे जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक हो। जितेंद्र को अपने कानों पर जैसे विश्वास नहीं हुआ। उसने चौंक कर जयराम की ओर देखा और कहा, नहीं मालिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ। मेरी असली दौलत मेरी मेहनत ही है। जयराम ने अत्यंत स्नेह से कहा, याद करो जितेंद्र, तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम्हारे पिता कहा करते थे कि बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। जयराम ने जितेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और फिर बड़े प्यार से कहा, तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा आज खुल गया। आज से ये ज़मीन तुम्हारी है और तुम इसके मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के खेतों में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो। अब तुम खुद के मालिक हो। जितेंद्र की आंखों में आंसू छलक आए। आज तक उसने दूसरों की ज़मीन पर काम किया था, लेकिन आज वह खुद एक ज़मीन का मालिक बन गया था। इस तरह एक मामूली मजदूर जितेंद्र ने ना सिर्फ अपनी तकदीर बदल दी, बल्कि दो लालची भाइयों को भी सबक सिखाया और जयराम को उसकी ज़मीन वापस दिलाई। अब वह खुद भी एक किसान था, खुद अपनी ज़मीन का मालिक। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।